नमस्कार बच्चों। मैं प्रधानाचार्य संजय मिश्रा, किसान इंटर कॉलेज सीतापुर से हूँ। आज आपको व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का जो प्रथम अध्याय है, देशी व्यापार, व्यापारिक सौदे की गतिविधि, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देशी व्यापार के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देशी व्यापार वो व्यापार होता है जो एक देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है। जैसे क्रेता और विक्रेता एक देश के अंदर ही रहते हैं और उसी मार्केट को वो यूज़ करते हैं। एक शहर के भी क्रेता विक्रेता हो सकते हैं, तो दो शहरों के बीच में क्रेता विक्रेता हो सकते हैं। तो एक विक्रेता अगर लखनऊ का है, दूसरा आगरा का है, तो दो शहरों के बीच होगा। दो स्टेट के बीच में भी क्रेता विक्रेता हो सकते हैं जो व्यापारिक गतिविधि कर सकते हैं, वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। देशी व्यापार की जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। नंबर एक, कि पहला तो एक बता दिया कि एक देश के अंतर्गत रह के क्रेता विक्रेता कार्य करते हैं। दूसरा, देशी मुद्रा जो हमारे देश की है, रुपीज़ में ही उसका भुगतान होता है, क्रेता विक्रेता दोनों उसको एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि माल के आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं है, फ्रीली ट्रांसपोर्ट होता है। केवल पहले जो होता था कि शहरों में एंट्री के समय चुंगी दी जाती थी, ऑक्ट्राई, जिसको अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है, अब वो भी बाधा नहीं रही। तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान हम माल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं देशी व्यापार के अंतर्गत। इसमें जो भी मतभेद या आगे कोई समस्याएं आती हैं तो उसको वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत देश की अदालतें ही सुलझानी है। तो कहीं बाहर नहीं जाना है। जो भी मतभेद होंगे हम आपस में उनका समाधान कानून के अंतर्गत देश में ही कर सकते हैं। जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं देश में उपलब्ध हैं, जैसे बाई रोड है, ट्रकों के द्वारा, लोडर्स के द्वारा, बाई ट्रेन है, मालगाड़ी द्वारा, सवारी गाड़ी द्वारा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से शहरों के बीच नदियों से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से माल का आदान प्रदान होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वायु परिवहन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा कीमती सामान होता है, जल्दी ख़राब होने वाला होता है, उसको हम वायु यातायात द्वारा इधर से उधर करते हैं। अब देशी व्यापार में दो तरह के व्यापार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष व्यापार, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यापार। देशी व्यापार का जो प्रत्यक्ष व्यापार है उसमें जो विक्रेता है या उत्पादन करता है वो सीधे ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाता है। मतलब वो रिटेल आउटलेट्स अपने विभिन्न शहरों में खोलता है और उसी के माध्यम से ग्राहकों तक अपना माल पहुंचाता है। मतलब बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ग्राहकों तक असली सामान पहुंचता है, सही रेट पे पहुंचता है और सस्ता पहुंचता है, डुप्लीकेसी नहीं होती और रेट भी सही होता है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण अपने देश में बाटा शू कंपनी है, जिसने विभिन्न शहरों में अपने आउटलेट्स खोल रखे हैं। वो एक प्रत्यक्ष व्यापार का अच्छा उदाहरण है। दूसरा, अप्रत्यक्ष व्यापार। अप्रत्यक्ष व्यापार में मैन्युफैक्चरर या सेलर जो होता है, एजेंट के माध्यम से, थोक व्यापारी के माध्यम से या फुटकर व्यापारी के माध्यम से अपने ग्राहकों तक माल को पहुंचाता है। मतलब थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी एक बड़ा नेटवर्क की सर्विस ग्राहकों को प्रदान करते हैं और उसका लाभ ग्राहकों को ही नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर्स को भी होता है। तो मैन्युफैक्चर कहीं बैठा होता है, क्रेता कहीं बैठा होता है, लेकिन उसके घर के पास माल को पहुंचाने का एक सुविधाजनक तरीका होता है मध्यस्थ। अगर मात्रा की बात करें तो दो तरह के व्यापार मध्यस्थ होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी ग्राहकों और मैन्युफैक्चरर के बीच में सेतु का काम करते हैं। मतलब कि वो इस बीच की कड़ी होते हैं कि जो दूरी होती है मैन्युफैक्चरर की और ग्राहक के बीच के, उसको वो कम करते हैं। जैसे बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम करते हैं।
प्रोडक्शन किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है या देश के दूसरे कोने में हो रहा है, हम अगर उत्तर प्रदेश में उस माल को बेचना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर सीधे आके माल नहीं बेच सकता, वो थोक व्यापारियों, एजेंटों के थ्रू और फुटकर व्यापारी के माध्यम से होता हुआ ग्राहकों तक पहुंचता है। तो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी न केवल मैन्युफैक्चरर या उत्पादकों की सेवा देते, बल्कि ग्राहकों को भी वो अपनी सेवाएं देते हैं। अब बात आती है कि क्षेत्र के आधार पर देशी व्यापार को कैसे बांटा जा सकता है। क्षेत्रीय आधार पर अगर हम देखें तो लोकल बिजनेस, स्थानीय व्यापार होता है। शहर के बीच में अगर क्रेता विक्रेता दोनों मौजूद हैं तो उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे लखनऊ के ही दोनों क्रेता और विक्रेता हैं तो वो आपस में लेन देन कर सकते हैं, वो स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आता है। राज्य स्तरीय जो व्यापार होता है उसमें एक ही राज्य के अलग अलग शहरों के क्रेता विक्रेता होते हैं, तो वो अपना व्यापार करते हैं। जैसे लखनऊ का व्यापारी आगरा के व्यापारी को माल भेज सकता है या आगरा से माल लखनऊ आ सकता है। मतलब क्रेता विक्रेता एक ही राज्य के तो हैं लेकिन अलग अलग शहरों के। अंतर्राज्यीय व्यापार तीसरे प्रकार का व्यापार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता अलग अलग स्टेट के होते हैं। जैसे तमिलनाडु का एक व्यापारी उत्तर प्रदेश के व्यापारी को माल बेच सकता है या उत्तर प्रदेश का व्यापारी तमिलनाडु के व्यापारी को माल बेच सकता है। ये अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। अब हम व्यापारिक सौदे की गतिविधि के बारे में आगे बात करेंगे कि अब इसमें देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि के बारे में हमको जानकारी करनी है कि ये होते क्या है। देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो विक्रेता से या उत्पादनकर्ता से ग्राहक तक पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या जितने भी चरण होते हैं, गतिविधियां होती हैं, वो सब देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन दी गई है कि देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि क्या है, वो ये है कि उन सभी कार्यों का से मतलब है जो किसी व्यापारिक सौदे के प्रारंभ से अंत तक संपन्न किए जाते हैं। मतलब ऐसी सारी गतिविधियाँ जो मैन्युफैक्चरर से लेकर ग्राहक पहुंचने तक की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब देशी व्यापार के सौदे की गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो अवस्थाएं, उसकी क्या क्या चरण हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से ये व्यवहार होते हैं। नंबर 1, जैसे पूछताछ। पूछताछ में क्रेता जो माल खरीदना चाहता है उसके बारे में विभिन्न सप्लायर से या विक्रेता से या मैन्युफैक्चरर से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के लिए उसको जो ट्रेडर्स की डायरेक्टरी होती है व्यापारियों के बीच ये प्रचलित होती है, जिसमें विभिन्न उत्पादनकर्ता या विक्रेताओं के नाम, पते, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर आदि दिए रहते हैं। उनसे वो उनको नाम छांट सकता है जिनसे हमको इंक्वायरी करनी है। तो एक इंक्वायरी लेटर वो उनके लिखता है कि ये वस्तु हमको खरीदनी है, इतनी मात्रा में खरीदनी है, कृपया इसका हमको रेट बताएं। आवश्यक जो व्यापारिक शर्तें होंगी उसके बारे में उसका उल्लेख करें, जैसे माल का मूल्य क्या होगा, व्यापारिक शर्तें क्या हैं, माल उधार मिल पाएगा या नगदी देना पड़ेगा, व्यापारिक छूट कितनी मिलेगी, समय के अंदर भुगतान कर दे या नगद भुगतान कर दे तो हमें नगद छूट की क्या व्यवस्था रहेगी, इसका बारे में वो पूछताछ लेटर में लिख सकता है। माल का भाड़ा या यातायात का साधन क्या होगा, भाड़ा कौन चुकाएगा, सप्लायर चुकाएगा या क्रेता को चुकाना है। तो इसमें कुछ रेट का भी अंतर होता है कि जैसे क्रेता के गोदाम तक का माल का अगर रेट दिया जाता है तो उसमें रास्ते का भाड़ा उसी में जोड़ दिया जाता है। और या फ्री ऑन रेल भी होता है कि भाड़ा जोड़ दिया और उतारने के बाद से जितने खर्चे होते हैं वो क्रेता पे करता है, या केवल मैन्युफैक्चरर के माल का मूल्य अलग होता है, रेल का भाड़ा और अन्य खर्चे अलग रखे जाते हैं। इस तरह से भी रेट बताया जा सकता है। तो किस तरह का रेट वो जानना चाहता है उत्पादन करता है या सप्लायर, उसको उसी तरह का रेट वो बताता है। पूछताछ में ये सब बातें क्रेता विक्रेता से जानकारी चाहता है। ये पूछताछ वो एक आदमी से नहीं करता है।
जैसे बताया कि डायरेक्टरी से वो कई एक से अधिक मैन्युफैक्चरर या सेलर से बात करता है और उनको इंक्वायरी लेटर भेजता है। उसकी वजह ये होती है कि जिससे कि हमें मार्केट रेट्स में सबसे बेस्ट रेट हमको मिल सके और सबसे अच्छी शर्तें हमको प्राप्त हो सकें। पूछताछ के लेटर जब हमने विभिन्न क्रेताओं को या विभिन्न मैन्युफैक्चरर को भेज दिए तो वो उसके बाद उनके तरफ से जो कार्रवाई होती है वो होती है निर्ख भेजना या कोटेशन भेजना। जो भी सप्लायर है उसका प्रिंटेड प्रोफार्मा हो सकता है, वस्तुओं की लिस्ट प्रिंटेड हो सकती है, कैटलॉग हो सकते हैं जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म में सारे प्रोडक्ट्स के विवरण दिया गया है, सैंपल वो भेज सकता है। इस तरह से वो एक कोटेशन भेजता है जिसमें एक लेटर वो अटैच कर सकता है जिसमें अन्य व्यापारिक शर्तें कि उधार दिया जा सकता है या केवल नगदी व्यापार किया जाएगा, व्यापारिक छूट कितनी होगी, नकद छूट कितनी होगी, माल भाड़ा कौन चुकाएगा, या अन्य भी शर्तें अगर वो लगाना चाहता है तो उसमें उसका उल्लेख कर देता है। इस तरह से कोटेशन का वो निर्माण करता है और क्रेता के पास उसको भेज दिया जाता है। क्रेता के पास जितने भी कोटेशन आते हैं अलग अलग सप्लायर से या विक्रेताओं से, उसका वो अध्ययन करता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है और ये देखता है कि अलग अलग जो विक्रेताओं से रेट आए हैं उनमें सबसे उचित रेट किसका है, सबसे उचित शर्तें किसकी हैं। उनमें से वो एक पार्टी को या एक विक्रेता को चूज़ करता है और आगे बढ़ता है माल परचेज करने के लिए। अब उसका अगला कार्य होता है आदेश पत्र तैयार करना। जिस विक्रेता को या सप्लायर को उसने का चयन किया है, चूज़ किया है, उसको आदेश पत्र बना के भेजता है। जितनी भी बड़ी फर्म्स होती हैं ज़्यादातर उनके पास आदेश पत्र प्रिंटेड फॉर्म में होता है और उसी को वो बना के भेजता है। अब इसमें किस किस चीज़ का उल्लेख होता है, इसमें माल की मात्रा क्या होगी, माल का विवरण क्या होता है वो बहुत डिटेल में बताया जाता है। माल की क्वालिटी अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 का विवरण वो दे सकता है। इसके अलावा जो उसने शर्तें थी उनका शर्तों का भी वो दोबारा उल्लेख कर सकता है जिससे कि कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई गड़बड़ ना होने पाए, मतलब एक दूसरे की समझ में कोई अंतर ना होने पाए। तो इस तरह से आदेश वो भेजता है। आदेश के साथ वो इस बात का भी उल्लेख कर सकता है कि यातायात का साधन क्या होगा। जैसे माल का जो भी प्रकार है, वो अगर डेलिकेट आइटम है, नाजुक आइटम है, कम मात्रा में है, कीमती है तो डाक द्वारा भी मंगा सकता है, और भारी आइटम है, कम कीमती है, ख़राब होने वाला आसानी से नहीं है तो वो रेल द्वारा भी उसको मंगा सकता है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जल्दी ख़राब होने वाले आइटम है, दूध के आइटम है या फल और सब्जियां हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होते हैं वो बाई रोड आते हैं, उनके माध्यम से भी वो उनको मंगा सकता है। तो इसका उल्लेख वो आदेश पत्र में कर सकता है। पैकिंग कैसी होगी इसका उल्लेख भी किया जा सकता है। अगर वो उल्लेख नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरर या विक्रेता अपनी समझ से उसकी पैकिंग वो करवाएगा। तो अगर हमको विशेष कुछ ध्यान देना है पैकिंग में तो उसका उल्लेख उसको कर देना चाहिए। तो इस तरह से आदेश बना के वो विक्रेता के पास भेज देता है। अब ये आदेश पत्र विक्रेता के पास जाता है और विक्रेता देखता है कि जो आदेश पत्र आया है उसमें उसकी शर्तानुसार है कि नहीं है, जो उसने शर्तें पहले क्रेता को बताई थी उसके हिसाब से है या नहीं है, ये इस चीज़ को देख लेता है। अगर उचित शर्तों के हिसाब से आदेश पत्र आया है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और इसकी सूचना वो क्रेता को दे देता है जिससे कि वो आश्वस्त हो जाए कि माल मिलने में अब कोई अड़चन नहीं है। अब अगर विक्रेता क्रेता को उधार देना चाहता है, अगर व्यापारिक शर्तों में उसने उल्लेख किया था कि उधार दिया जा सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जैसी भी शर्त उसने लगाई है, उधार देने की अगर कंडीशन है, क्रेता उधार खरीदना चाहता है, तो नए क्रेता के लिए वो ये आश्वस्त होना चाहता है कि माल का मूल्य उसे समय से प्राप्त हो जाएगा और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी या पैसा डूबेगा नहीं, इस बारे में वो आश्वस्त होना चाहता है।
तो इसके लिए वो क्या करता है कि क्रेता से संदर्भ मांगता है, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति जानने के साधन में व्यापारिक संदर्भ मांगता है। व्यापारिक संदर्भ का मतलब हुआ वो क्रेता से कहता है कि हमको आप किन्हीं प्रतिष्ठित व्यापारियों के या व्यक्तियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह दीजिए, जिससे हम आपके बारे में जानकारी कर सकें कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सामान्य प्रचलन में व्यवहारिक तौर पे ये प्रचलित है व्यापारिक जगत में। इसमें किसी को ऐतराज़ भी नहीं होता है। क्रेता किन्हीं 3 या 4 व्यक्तियों के नाम, पते विक्रेता को भेज देता है। विक्रेता उसके माध्यम से क्रेता के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके जो भुगतान का रिकॉर्ड है उसके बारे में पूछताछ कर सकता है। दूसरा तरीका है जो क्रेता की आर्थिक स्थिति जानकारी करने का है, वो है बैंक। क्रेता बैंक का भी पता दे सकता है कि कौन सा बैंक है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। तो बैंक से भी विक्रेता ये जानकारी पता कर सकता है, क्योंकि बैंक को अपने ग्राहक के बारे में, मतलब क्रेता के बारे में ये पता रहता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इसका भुगतान का रिकॉर्ड कैसा है। बैंकों के माध्यम से भी क्रेता की जानकारी विक्रेता प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक सूचनालय, मर्केंटाइल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, व्यापारिक सूचनालय के माध्यम से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। अपने देश में कम पॉपुलर हैं, विदेशों में ये ज़्यादा काम करते हैं। अपने व्यापार मंडल तथा व्यापार संघ, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं, अपने देश में व्यापारिक संघ है जिसमें ज़्यादातर व्यापारी रजिस्टर्ड सदस्य होते हैं और जिनका पूरा डेटा उनकी आर्थिक स्थिति का, उनके व्यवहार का, क्रियाकलाप का सारा डेटा है व्यापारिक संघ रखते हैं। वो आपस में वैसे भी पर्सनली भी परिचित होते हैं, तो उनसे भी विक्रेता या सप्लायर क्रेता के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ये भी बड़ी मदद करते हैं। चिट्ठे का निरीक्षण, इसके अलावा क्रेता की आर्थिक स्थिति जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का चिट्ठा मुझसे मांग लें, उसका निरीक्षण करें। तो जो अनुभवी व्यापारी होते हैं, किसी व्यापारी का चिट्ठा देख के उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब अगला है माल का संग्रह तथा पैकिंग। बहुत से जो सप्लायर हैं, या तो वो खुद माल बनाते हैं या दूसरों से परचेज करके भी कभी कभी वो क्रेता को माल देते हैं। तो अगर खुद माल बनाते हैं तो वो बनाना शुरू कर देता है, या हो सकता है उसके बाद पहले से स्टॉक में है। अगर नहीं है तो उसको कलेक्ट करता है, दूसरों से परचेज करता है। माल जब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी पैकिंग का निर्धारण करता है कि पैकिंग किस प्रकार होगी। पैकिंग किस प्रकार होगी ये डिपेंड करता है कि माल किस प्रकार का है। ज़्यादा नाजुक है, जैसे कांच का सामान है, ज़्यादा डेलिकेट होता है, टूटने का भय होता है, तो उसकी पैकिंग दूसरे प्रकार की होती है। माल ऐसा होता है जो जल्दी ख़राब होने वाला है, उसकी पैकिंग दूसरे प्रकार की होती है। रेलवे से मालगाड़ी द्वारा अगर माल जाना है तो उसकी पैकिंग दूसरे प्रकार की होगी, क्योंकि ज़्यादा मजबूती की उसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मिस हैंडलिंग में माल टूट फूट सकता है, माल चोरी ना जाए, माल चू ना जाए, माल झड़ ना जाए, वज़न ना कम हो जाए, इसका भी ध्यान पैकिंग करते समय हमको देना चाहिए। माल पैकिंग करते समय क्रेता ने अगर कोई विशेष मांग की है कि उसमें एक विशेष चिन्ह बनाना है तो विशेष चिन्ह बना दिया जाता है, या किस प्रकार की अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक साइड ऊपर रखनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एरो बना होता है कि दिस साइड अप लिखा रहता है, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है तो उसमें ये बना दिया जाता है जिससे माल की टॉप ऊपर रहे, हमेशा उल्टा करके उसको ना रखा है वरना वो नुकसान हो सकता है उसमें। कांच का सामान होता है, टूट फूट ना जाए तो उसमें ऊपर लिख दिया जाता है कांच का सामान, हैंडल विथ केयर लिख दिया जाता है। अम्ब्रेला बना होता है कि पानी से बचाना है, ठीक है, कोई शार्प चीज़ उसमें ना लगे, इसका भी एक इंडिकेशन होता है कि शार्प चीज़ इसमें नहीं लगानी, नहीं माल नष्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो पैकिंग करते समय इन चीज़ों का जिक्र भी होना चाहिए जिससे कि माल की मिसहैंडलिंग ना होने पाए, माल जो है सावधानीपूर्वक और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाए। अब इसके बाद माल भेजना। अब विक्रेता का अगला जो काम होता है
माल की पैकिंग होने के बाद माल भेजना। अब माल भेजने के विभिन्न तरीके हैं। कुली या कर्मचारी। कुली और कर्मचारी वहाँ काम आते हैं जहाँ एक ही शहर में क्रेता विक्रेता मौजूद होते हैं। तो अगर 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का रन है या दूरी है, तो लोडर के माध्यम से एक शहर का विक्रेता उसी शहर में मौजूद क्रेता के पास माल को भेज सकता है। दूसरा तरीका है डाक के माध्यम से। कुछ कीमती वस्तुएं या जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं वो डाक के माध्यम से भेजी जा सकती है। जिनका क्वांटिटी या साइज़ कम होता है वो ख़ास तौर से इसके माध्यम से, डाक के माध्यम से भेजी जा सकती है। इसमें ज़्यादा केयर हो जाती है रेलवे से भेजने के मुकाबले। सड़क परिवहन में आपने देखा हो कि ट्रकों के माध्यम से माल की ढुलाई होती है, तो माल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मध्यम दर्जे की है, तो और दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य, और 200, 300, 400 किलोमीटर, बल्कि सड़क परिवहन तो कई सौ किलोमीटर तक में भी पॉसिबल है। लेकिन शर्त ये होती है कि माल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो और जल्दी ख़राब होने वाला ना हो, तो सड़क परिवहन द्वारा भी माल भेजा जा सकता है। रेलगाड़ी द्वारा भी परिवहन किया जा सकता है। रेलगाड़ी में भी दो प्रकार से माल भेजा जाता है, मालगाड़ी द्वारा या सवारी गाड़ी द्वारा। मालगाड़ी द्वारा साधारणतया वो माल भेजा जाता है जो जल्दी ख़राब होने वाला नहीं होता है, कम कीमत का होता है और टूट फूट की जिसमें आशंका कम होती है, वो मालगाड़ी द्वारा माल भेजा जाता है। मालगाड़ी द्वारा माल भेजना सस्ता पड़ता है, इसलिए व्यापारियों में ये ज़्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। रेलगाड़ी द्वारा भी माल भेजा जा सकता है। क्रेता की डिमांड है, क्रेता की इच्छा है, तो वस्तु को सवारी गाड़ी द्वारा भी भेजा जा सकता है। सवारी गाड़ी में माल की केयर ज़्यादा होती है या मिस हैंडलिंग के चांसेस कम होते हैं, वस्तु आसानी से और जल्दी पहुंचती है। सवारी गाड़ी द्वारा जो माल भेजा जाता है उसमें भाड़ा ज़्यादा लगता है, मालगाड़ी में भाड़ा कम लगता है, तो जल्दी ख़राब होने वाला आइटम विक्रेता या क्रेता सवारी गाड़ी द्वारा भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। जल परिवहन द्वारा भी माल की ढुलाई की जाती है। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो बड़ी नदियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो एक शहर से दूसरे शहर माल को नदियों के माध्यम से भेजा जाता है। या ऐसे शहर जो समुद्री सीमा में हैं, जैसे कलकत्ता है, मद्रास है, बॉम्बे है, ये समुद्री सीमा जुड़े हुए हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर आवागमन जल के पोत द्वारा या शिप द्वारा भी इसमें माल का परिवहन किया जा सकता है। ज़्यादा हैवी आइटम, जल्दी ख़राब ना होने वाला आइटम ही इसमें इस लायक होता है कि इसका परिवहन जल परिवहन द्वारा किया जा सकता है। वायु परिवहन में हवाई जहाज़ द्वारा माल भेजा जाता है, ये ज़्यादा कीमती होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए बहुत महंगा आइटम जो कम क्वांटिटी का होता है वही वायु परिवहन द्वारा भेजा जाता है। अब जब माल भेज दिया गया तो बीजक तैयार किया जाता है। बीजक के बारे में शायद आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हो कि जो माल भेजा जाता है उसको जो आमतौर से जो हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि रसीद देना, बिल देना, तो वो बिल जो होता है बीजक कहलाता है, जिसमें माल की क्वांटिटी का जिक्र होता है, माल का विवरण दिया रहता है, किस प्रकार का माल है, उसमें दर दी रहती है और कितने मतलब प्रति कुंतल या प्रति किलो का रेट क्या है, उसके हिसाब से कितनी अमाउंट निकल रही है वो एक कॉलम में लिखी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है माल के मूल्य में घटा दी जाती है। माल के मूल्य में घटाने के बाद अन्य खर्चे जैसे रास्ते की ढुलाई है, रेल भाड़ा है, लोडिंग अनलोडिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें उसमें अलग से जोड़ दी जाती हैं और इस प्रकार से कुल अमाउंट कितनी बनती है, क्रेता को भुगतान कितना करना है, ये बीजक के माध्यम से उसको पता लग जाता है। ये बीजक पहले भेज दिया जाता है साधारणतया, जिससे कि जो क्रेता है फिक्स डेट जो भी निर्धारित तिथि है माल भुगतान की, उसका प्रबंध वो पहले से रकम का प्रबंध कर सके। और अगर कोई इंक्वायरी है बीजक में ऊपर नीचे रेट का हो गया है
तो उसके बारे में भी शिकायत कर सके और उसमें सुधार कर सके। कभी कभी होता है कि माल का मूल्य अधिक लग गया, कभी मूल्य कम लग गया, या जो माल मंगाया था उसके बजाय दूसरे आइटम उसमें डाल दिए गए, या जो आइटम डाल दिए गए वो माल मंगाया ही नहीं था। इस तरह की कुछ शिकायतें कभी कभी बीजक में आती हैं, वो बाद में कंप्लेन से या एडजस्टमेंट के द्वारा उनको दूर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से बीजक तैयार करके क्रेता को भेज दिया जाता है। और जब बीजक भेज दिया जाता है तो उसके बाद माल बेचने की सूचना, लेटर ऑफ एडवाइस, सप्लायर द्वारा क्रेता को भेज दिया जाता है। ये इस बात का सूचक होता है कि माल उसने अपने स्टेशन से चला दिया है। अब क्रेता आश्वस्त होता है कि माल चल चुका है और एक निश्चित समय के अंदर वो हमको प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो अलर्ट रहता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो एजेंसी है उससे निरंतर संपर्क में रहता है, जिससे समय से उसको माल प्राप्त हो सके। माल भेजने की सूचना के बाद माल की सुपुर्दगी लेना। जब माल गंतव्य तक पहुंच जाता है, मतलब क्रेता के स्टेशन तक पहुंच जाता है, तो उसको बिल्टी या जो भी ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसी है उसकी रसीद उसको प्राप्त हो चुकी होती है, उसके माध्यम से वो उसको छुड़ाने जाता है। तो बिल्टी वगैरह ज़्यादातर वीपीपी वगैरह से या बैंक के माध्यम से पहले ही भेज दी जाती है उसको। अगर तुरंत भुगतान करना होता है तो वीपीपी में जब वो भुगतान करता है तभी उसको बिल्टी वगैरह प्राप्त होती है। तो उस बिल्टी के माध्यम से वो माल की सुपुर्दगी जो ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसी है, रेलवे है या और दूसरी एजेंसी है, उसके पास माल छुड़ाने वो पहुंचता है। और सबसे पहला काम वो ये करता है कि जब माल प्राप्त हो जाता है कि माल सही सलामत आया कि नहीं, पूरे बंडल हैं या कार्टून है पूरे आए कि नहीं, हमारा ही माल है, वो चिन्ह जो बने होते हैं स्पेशल टाइप के हर व्यापारियों के, उससे वो उसकी पहचान कर सकता है। कोई पैकिंग टूटी फूटी तो नहीं है, कोई माल गायब तो नहीं है, चोरी तो नहीं गया है। अगर कुछ ऐसा है तो वो उस एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, जैसे रेलवे में कोई कर्मचारी है तो उससे प्रमाण पत्र ले लेता है कि ये माल इस तरह से टूटी फूटी अवस्था में या डैमेज अवस्था में आया है, जिससे कि वो भविष्य में अगर उसका हर्जाना लेना चाहता है, दावा करना चाहता है, तो वो उस प्रमाण पत्र के आधार पर दावा कर सकता है। तो इस प्रकार से उसको माल की सुपुर्दगी प्राप्त हो जाती है। अब इसके आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भाग 2 में हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। इस प्रस्तुत जो सामग्री अभी हमने बताई है, ये गूगल प्ले स्टोर से आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल में भी प्रादेशिक माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी ये उपलब्ध है। कितने मिनट हुए?